तो हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन 10 क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल तामिया को देखते हैं। वो एक बड़े आदमी के घर पे उससे नौकरी मांगने को जाता है। तामिया उस बड़े आदमी को बताता है, मुझे मेरे शहर में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है। पर वो आदमी उससे कहता है, लेकिन तुम असली ड्रैगन को तो नहीं मार सकते ना। उसकी ये बात सुन के तामिया गुस्से में आके उस बड़े आदमी का घर उखाड़ देता है, जिस वजह से उसको प्रेजेंट में जेल हो चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। तामिया अपने समुराय फूची के साथ वहां पे पहुंच चुका होता है। फिर वो उसे कहता है, जब मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने के बाद आज़ाद हो जाऊंगा तो मैं अपनी तलवारबाजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूंगा। तभी हमें उस समुराय फूची के बारे में बताया जाता है कि वो तलवारबाजी करने के अलावा दवाइयाँ बनाने का भी काम करता है। ये सुन के तामिया उसे कहता है, तो तुम्हें तलवारबाजी अच्छे से नहीं आती होंगी। उसी पल फूची अपनी तलवार निकाल के तामिया के चेहरे के पास से लेके जाता है। तामिया को लगता है कि उसका चेहरा कट चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट में उससे बहुत ही डर जाता है। ये देख के तामिया उससे कहता है, ओ तो तुम्हें तलवारबाजी भी आती है, ठीक है चलो अभी अंदर चलते हैं। तामिया अंदर जाते हुए सोचता है, अगर मैं पूरे कैदियों को मार दूं तो मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए बहुत सारा समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कैदी है जिन्हें मारने में मुझे बहुत समय लगेगा। उसकी ये बात सुन के फौजी सोचने लगता है, अगर हम अमृत को ढूंढने में और भी बहुत सारा समय लगाएंगे तो सोगन हमसे भी भयानक लोगों को यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए भेज देगा। ये सोचते सोचते वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी सीन गाबेमारू पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे गाबेमारू एक मच्छी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा होता है। वो सोचता है कि ये क्या है, ये एक मॉन्स्टर है या कोई और ही जानवर है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे अपने 6 हैंड से अटैक कर देता है। गाबेमारू उसको डॉच करके उस मॉन्स्टर के पास आता है और उसकी बीच में से मुंडी उखाड़ देता है। लेकिन तभी गाबेमारू को अपने गांव के मुखिया की एक बात याद आती है, हमें कभी भी अनजान दुश्मनों से नहीं लड़ना चाहिए। उनकी ये बात सुन के वो थोड़ा सा पीछे होने लगता है, पर वो मॉन्स्टर गाबेमारू पे हमला कर देता है। वो उसको अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है और उसको इधर उधर घुमाने लगता है। वो उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है। उसके बाद उन दोनों को बहुत सारे मॉन्स्टर चारों ओर से घेर लेते हैं। गाबेमारू सागेरी से कहता है, तुम यहाँ से भागो सागेरी। लेकिन सागेरी उससे कहती है, हमें चारों ओर से मॉन्स्टरों ने घेर लिया है। तभी गाबेमारू कहता है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपने डेविल फॉर्म में आना ही पड़ेगा। गाबेमारू अपने फुल स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है। वो एक मॉन्स्टर के मुंडी के बीच में अपने हाथ डाल देता है और उसके मुंडी को बीच में से धड़का देता है। वो वैसे ही बाकी जितने मॉन्स्टर होते हैं उन सबको मार देता है। ये देख के सागिरी कहती है, कुछ समय पहले नज़ारा कुछ और था और अभी कुछ और है। मुझे पता नहीं चल रहा ये कौन सी जगह है, क्या ये जन्नत है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। सागिरी उस मॉन्स्टर से डर जाती है। तभी गाबेमारू उसके पास दिखता है और अपनी बीबी की बात याद करता है कि किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को कभी मरने मत देना, और अपनी आंखों को बंद करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो सागिरी को बचा लेता है। ये देख के गाबेमारू और सागिरी बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे यामादा क्लैन के 2 समुराई आके उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देते हैं। उन समुराई के साथ एक लड़की भी होती है। वो गाबेमारू को कहती है, तुमने इन सारे मॉन्स्टर को अकेला ही ख़त्म कर दिया, तुम बहुत ताकतवर हो। वो अपना नाम यूजुरियान बताती है, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे निंजा भी कह सकते हो। सागिरी उस लड़की के साथ 2 एग्जीक्यूशनर देख के हैरान हो जाती है। तभी गाबेमारू को अपने वाइफ की बात याद आती है, अगर कोई तुम्हें बचाए तो उन्हें तुम थैंक यू कहो। तभी गाबेमारू उनको मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तभी वो लड़की गाबेमारू के पास आके उससे कहती है, तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारा इतना सारा खून बह रहा है तभी भी तुम अच्छी तरह से खड़े हो। तुमने उन सब मॉन्स्टर से अकेली लड़के सागरी को भी बचाया है, क्या तुम हमारे साथ साथ में काम करना पसंद करोगे। उसकी ये बात सुन के सागेरी उससे कहती है, मुझे एक बात बताओ, तुम 2 समुराई के साथ क्या कर रही हो।
वहाँ पे खड़ा एक समुराई जिसका नाम गेंजी होता है वो कहता है, मेरे साथ जो क्रिमिनल था उसे इस लड़की ने मार दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इस लड़की को कोई अकेला समुराई हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको कंपनी दे रहा हूँ। वहाँ पे खड़ा दूसरा समुराई कहता है, मेरा नाम सेंता है, इस लड़की को मुझे सौंपा गया है। तभी वो लड़की कहती है, हमें इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम एलेक्सर ऑफ लाइफ को जल्दी ढूंढ पाएंगे। सबकी ये बात सुन के सागरी गाबेमारू से कहती है, अगर तुम दोनों की हाँ हो तो मेरी भी हाँ है। पर वो लड़की आके गाबेमारू को हक कर लेती है और कहती है, हम बच्चे नहीं है, अगर हम धोखा देना चाहे तो दे भी सकते हैं, क्योंकि अगर एलेक्सर ऑफ लाइफ मिले तो हम दोनों में से एक ही जन को माफ़ी दी जाएंगी, जिस वजह से हम दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। फिर गाबेमारू उस लड़की से पूछता है, बताओ मेरे लिए तुम क्या फ़ायदेमंद हो। वो लड़की उससे बताती है, देखा जाए तो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और मेरे पास इस जगह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके पहले मैंने जिस कैदी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिससे मेरे पास अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमें उन तितलियों से बचना है जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, उनके काटने के बाद हमारे अंदर से फूल पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर सांता उन सबको बताता है, जो इन मॉन्स्टरों ने कपड़े पहने हैं वो कपड़े बौद्धिज्म या ताओइज्म के हैं, पर ये दोनों धर्म अलग अलग है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इन दोनों में। सागरे भी उन्हें बताती है, ये मॉन्स्टर बाहर से देखने में अलग है लेकिन अंदर से इनके अंदर इंसानों जैसी ही बॉडी है। फिर गाबेमारू उस लड़की से पूछता है, तुम हमारे साथ क्यों रहना चाहती हो, क्या तुम्हें जिंदा रहने की इतनी ही ज़रूरत है। वो लड़की गाबेमारू को बताने लगती है, मेरी एक छोटी बहन है जिसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिस वजह से मैं उसको ठीक करने के लिए एक निंजा बनी, और वो बहुत ही इधर उधर की बातें बताने लगती है। गाबेमारू उसकी झूठ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम बिन मतलब का झूठ क्यों बोल रही हो। वो लड़की भी गाबेमारू की ये बात सुन के उससे कहती है, ओ तो तुम समझ गए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जल्दी ना मरूँ, मैं अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। फिर गाबेमारू उससे पूछता है, मुझे सच सच बताना, तुमने उस बंदे के साथ क्या किया था। वो लड़की उसे बताती है, मैंने उस क्रिमिनल को जान से मार दिया था, फिर उसके बाद उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए, और हाँ, अगर तुम दूसरों के बारे में इतना सोचोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए गाबेमारू उस लड़की के साथ काम करने के लिए मान जाता है। वही दूसरी तरफ सागरी कहती है, मैं जब से इस टापू पे आई हूँ मैंने ना कुछ किया है, वैसे ही मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, और ये कह के ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यामादा क्लैन में एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टोमा होता है। उसने 1 महीने के अंदर ही तलवारबाजी अच्छे से सीख ली होती है। वहीं पे खड़ा एक समुराई कहता है, अगर तुम किसी कैदी को सज़ा दे देते हो तो तुम्हें समुराई में ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोमा एक कैदी से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए इस यामादा क्लैन में ज्वाइन हुआ, मैंने 1 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छी तलवारबाजी सीख ली, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। वो कैदी उसकी ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और उससे कहता है, मैंने 1 महीने तक इनका बहुत टॉर्चर सहा हो, तो मुझे जल्दी बताओ हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। टोमा उससे कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिससे कि तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। तभी हम उन दोनों को उस टापू पे देखते हैं, पर वहीं पे उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं। वो बंदा उन मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। टोमा ये देख के कहता है, मेरा भाई हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। इसके बाद हमें इन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो उनके पिता होते हैं उनके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा के उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों में उनकी जो मॉम होती है उनकी भी डेड हो चुकी होती है, जिसके बाद उसके पिता को गद्दारी करने के इल्ज़ाम में फांसी दी जाती है। इन सब के बाद वो दोनों रास्ते में बैठ के भीख मांगने लगते हैं। तभी एक डाकू उसके बड़े भाई पे हमला कर देता है, लेकिन उसका बड़ा भाई उन डाकुओं से दोस्ती कर लेता है और उनका लीडर बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बड़े हो जाते हैं उन पे पुलिस अटैक कर देती है और बड़ा भाई टोमा से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, और कुछ समय बाद तुम मुझे बचा लेना। तभी सीन प्रेजेंट में आता है।
वो दोनों बहुत ही सारे मॉन्स्टरों से लड़ रहे होते हैं, जिसे देख के बड़ा भाई टोमा से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, एक मॉन्स्टर आके उसे पकड़ लेता है। बड़ा भाई उसे देख के वहाँ से भाग जाता है। छोटा भाई सोचने लगता है मेरे भाई ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तभी वो उस मॉन्स्टर की उंगलियां काट देता है। तभी उसका बड़ा भाई आके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। फिर वो छोटे भाई को लगता है मेरा भाई तो मुझे बचाने के लिए वापस आ गया। पर थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आके उन दोनों को घेर लेते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर कहता है लोगों को मारना सही बात नहीं है। टोमा उन मॉन्स्टर को बात करते हुए देख के हैरान हो जाता है और बड़ा भाई अपने पिता की मौत को याद करते हुए कहता है कोई मुझे बता नहीं सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं बस अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगा। और वो पूरे मॉन्स्टरों पे हमला कर देता है। वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर पे बहुत ही खूंखार तरीके से हमला कर देता है और सबको मार देता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे टोमा रो रहा होता है। वो कहता है हम समुराई के बेटे हैं लेकिन हम डाकुओं के जैसे रह रहे हैं, क्या ये सही है। वहीं पे उसका बड़ा भाई उसे समझाता है तुम रो मत, रोना एक कमजोरी है और मैं यहाँ पे हूँ ना, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। उन दोनों ने सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है। तभी बड़ा भाई उससे कहता है जब हमें एलेक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा तो हम खुद ही उसे पी लेंगे। लेकिन टोमा उससे बताता है ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हम जिन भी लोगों से मिलेंगे उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करके यहाँ तक पहुँचे होंगे और उन सब में जो भी कमज़ोर होगा वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।